Okay. There are four curves in macroeconomics that are very important for MCQ point of view. पहला लॉरेंस कर्व है, जी सर। दूसरा जो है वो कूजनेट कर्व है, चौथा जो है तीसरा जो है वो है आपके पास कूजनेट लॉरेंस फिलिप्स कर्व, एंड द नेक्स्ट वन इज लैफर कर्व। जी सर। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली साइड पे है, ये इनइक्वालिटी में होगा, कूजनेट और लॉरेंस नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड्स में है ये, और जी डेवलपिंग का कंपैरिजन में। फिलिप्स कर्व जो है ये चैप्टर नंबर आई थिंक 41 में है, जहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। लेफर कर्व भी आई थिंक इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में। तो सबसे पहले लेते हैं हम कूजनेट को ले लेते हैं। जी कूजनेट कर्व हमने देखा इनइक्वालिटी के अंदर, ये बेसिकली शो करता है जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है, ठीक है, जी इस सर। तरह की शेप होती है। यहाँ पर हम शो करते हैं जीनी कोफिशिएंट, जो कि इनइक्वालिटी की मैयर है और जो कि 0 और 1 के इन बिटवीन होता है। 0 मीन्स नो इनइक्वालिटी, 1 मीन्स हाईएस्ट इनइक्वालिटी। जितना आप 1 को अप्रोच करेंगे इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। अच्छा, हम्म। जो आपका हॉरिजॉन्टल साइड है यहाँ पर जो है हम लेते हैं पर कैपिटा या पर हेड जीडीपी लेते हैं। अच्छा, थ्योरी ये कहती है, कूजनेट कर्व ये कहता है कि एज कंट्री ग्रो जी उसकी सर। पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज होगी। एज कंट्री ठीक। ग्रो इनिशियली इनइक्वालिटी राइज करेगी। देखे ना, जीनी कोफिशिएंट इंक्रीज कर रहा है 0.2 जी। 0.3, हम्म। इनइक्वालिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, 0.6 पे आ गया हम। जी सर। लेटर ऑन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक पॉइंट के बाद इनइक्वालिटी फॉल करना शुरू कर देगी। व्हाई? बिकॉज जो रिच कम्युनिटी है, इनिशियली तो उन्हें बेनिफिट होगा, दे बिकम रिचर, टैक्स कंसेशंस मिलेंगी, दे विल री इन्वेस्ट। अब जब दे विल री इन्वेस्ट तो इनइक्वालिटी फॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई ये इनवर्स यू शेप जो है कर्व जो है, इसे क्या कहते हैं? कूजनेट इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व। हम्म। बस ये इतना था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक ये हो गया। सर। नंबर 2, जी बताएं। सर वो लॉरेंस कर्व और कुजनेट कर्व तो सर आता है, फिलिप्स कर्व और लेफर कर्व सर बस याद दिलाना है आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा लेफर कर्व पे आते हैं। लेफर कर्व भी ऐसे है। लेफर जी कर्व सर। बेसिकली क्या कहता है, ये रेवेन्यू एंड टैक्स रेट का रिलेशनशिप है, टैक्स रेट का रिलेशनशिप है। ये बताता जी सर। है कि जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज होगा फ्रॉम 10% टू 20%, रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, टैक्स रेवेन्यू। हम्म। टिल दिस पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट विल रीच लाइक 30% टैक्स आ गया तो मैक्सिमम रेवेन्यू अचीव हो गया, आर्स डायरेक्ट। आफ्टर दैट अ सर्टेन पॉइंट अगर आप टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे 40% 50%, तो टैक्स हम्म। रेवेन्यू फॉल करना शुरू कर देगा। व्हाई? बिकॉज ठीक पीपल है विल सर। स्टार्ट डूइंग टू थिंग्स, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, जी टैक्स सर। थेफ्ट। बिकॉज टैक्स रेट बहुत हाई हो गया है, ये चीजें। या वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई इस सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम से आगे जाओ ही ना, बेहतर है घर रेस्ट कर लो। काम करेंगे वो सारा तो टैक्स में चला जाएगा, तो वो अवॉइड जी करेंगे एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है जी जी, सर। ये लेवल ठीक है। कर हो गया। ठीक है जी, और फिर सर्टेन लिमिट टैक्स रेट के इंक्रीज होने से रेवेन्यू राइज कर रहा है, एंड उसके जी बाद सर। रेवेन्यू जो है वो रेट जब इससे आगे निकलेगा तो रेवेन्यू फॉल करने लग जाएगा। ठीक। ठीक है सर। ठीक। ठीक क्लियर हो हो गया। गया। और एक और चीज ये है कि लेफर का व्यू भी बन सकता है, वो रेवेन्यू फिर इधर ले लेगा और टैक्स रेट इधर ले लेगा। ठीक है सर। कहानी वही। सही है। अच्छा, दो हो ठीक गए। है सर। उसके बाद आपके पास आ गया जो आप कह रहे थे कौन सा था, लॉरेंस कर्व आपको आता है। तो बेसिकली ये जी लाइन ऑफ इक्वालिटी है, जी परफेक्ट सर। इक्वालिटी, जी सर। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, हम्म। ये आपका लॉरेंस कर्व है। हम्म। ठीक है जी। अब लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि आपको जितनी आपकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उतनी इनकम मिल रही है। ये पॉप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ हम हम्म। लेते हैं इनकम। सो इफ यू आर 10% पॉपुलेशन, इक्वालिटी पे आपको इनकम भी 10% मिल रही है। इफ यू आर 20% पॉपुलेशन, आपको इक्वालिटी पे इनकम भी 20% मिल रही है। बट हम्म। सीन ये है क्योंकि हमने लॉरेंस का ड्रॉ किया ये वाला, सो 10% पॉपुलेशन जो है दे आर गेटिंग 2% इनकम, 20% हम्म। पॉपुलेशन है दे आर गेटिंग 7% इनकम। सो जो पुअर हैं दे आर 2%, सॉरी सॉरी, they are 10% but they are getting 2% income, they are 20% but they are getting 7% income.
दिस इज पुअर। तो अगर मैं जी। अभी इस सारे को फिर डिलीट करूं, हम्म। चलें डिलीट दोबारा ही बना लेता हूँ ये रिच के लिए। जी ये सर। के लिए लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ये जी सर। लॉरेंस कर्व है। अब जब जी रिच सर। को देखना होगा तो आप क्या करेंगे, ये 0 है और ये 100 आप इधर से लेंगे, ये 90 लिखेंगे, ये जो रिच 10% है, हाउ मच दे हम्म। आर गेटिंग, यू विल गेट द डिफरेंस। ये 100% पॉपुलेशन इनकम है और ये 0% इनकम है। तो 100 से जब आप इधर देखेंगे तो ये 60 होगा ऑलमोस्ट। तो 40% इनकम ये 10% रिच लेके जा रहा है। तो रिच में ये है कि 10% रिच आर गेटिंग 40% ऑफ द इनकम, जो कि हमें ऊपर से यूं नीचे डिस्टेंस पता चलेगा 100 - 60। ठीक है सर। ये इसी तरीके से 20% जो रिच हैं उनको पढ़ेंगे कैसे, हम 80 से पढ़ेंगे। ये 100 - 80, 20% रिच आर हम्म। गेटिंग हाउ मच, इधर 70 लिखेंगे। इट मीन्स, सॉरी 30 लिखेंगे। इट मीन्स जी। 70% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज गोइंग टूवर्ड्स 20%। ठीक है सर। ये सीन है। सो सही। लॉरेंस कर्व में दोबारा बता दूं कि ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, ये लॉरेंस कर्व है। ये लॉरेंस जी कर्व सर। अगर आगे की तरफ शिफ्ट होता है इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। जी ये सर। इन L1 पे इनइक्वालिटी लेस है, L2 पे ज्यादा है। और अगर जी। लॉरेंस कर्व किसी तरह से मैक्सिमम पे चला जाए, एक्सट्रीम पे, तो ये वाली सिचुएशन होगी, ये जो ये लाइन है ना, ये वाली वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ दिस बिकम्स द लॉरेंस कर्व एक्सपैंड होते 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 होते, सो ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी ये वाली। जी सर। ठीक हो गया, ठीक है। ये क्लियर। जी सर, अब फिलिप्स नेक्स्ट, कर्व सर। फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व हमारे पास ये है दो किस्म का। एक है शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व, जो मैं पहले अंडरस्टैंड करवा लूं कि वो इस तरीके से है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ इन्फ्लेशन है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। इफ यू वांट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट यू हैव टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट 8% से 6% लेके जानी है तो आपको इन्फ्लेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। ये हम्म। बात आपने यूएस के अंदर पढ़ी थी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन में, कि इन्फ्लेशन से शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करती है। क्यों? अभी बताता हूँ क्यों। जब इन्फ्लेशन होगा तो वेज उतनी अगर ना राइज हुई तो हम्म। प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, हम्म। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, हम्म। जॉब ज्यादा देगा, तो हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी। अब जी सर। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करना और प्राइसेस का राइज करना, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये फिलिप्स कर्व है। अब अगर हम्म। मैं वो फिलिप्स कर्व बनाऊं जो बुक में बना हुआ है, वो हम्म। यूं होता है कि दिस इज द फिलिप्स कर्व, इसे शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं। ठीक है ये वो सर। पॉइंट है, ये वाला वो पॉइंट है जहां पर ये दिस वन, जहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो हर वक्त एग्जिस्ट करता है इकोनॉमी में। लेट्स सपोज कुछ कंट्री हम्म। में 5 है, कुछ में 4 है, ये कम नहीं हो सकता। जी शॉर्ट सर। रन में हो सकता, लॉन्ग रन में नहीं हो सकता। अब आपका जी सर। इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। अब जी सर। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए, मनी हम्म। सप्लाई इंक्रीज की। मनी जी सप्लाई सर। इंक्रीज करेंगे तो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, तो ये जी सर। इन्फ्लेशन हो गया 2%। अच्छा, जी जब सर। मनी सप्लाई इंक्रीज की, प्राइस लेवल बढ़ा, वेजेस उतनी नहीं बढ़ी, प्रॉफिट इंक्रीज कर गया, जॉब्स इंक्रीज हो गई क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज की, तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई। तो आप पॉइंट ए से आ गए पॉइंट बी पे। ठीक है सर। अनएम्प्लॉयमेंट 5% से सिर्फ शॉर्ट रन में 3% से फॉल कर गई। हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल एज इन्फ्लेशन राइज, और लॉजिक ये सारी दे दी मैंने आपको। ठीक है सर। अब सही आगे बात। क्या होगा, आगे सीन ये होगा कि अब हम लॉन्ग रन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप ए से बी गए, आपको समझ आ गई इन्फ्लेशन हो गया 2%, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर गई है 5% से 3%। लेकिन लॉन्ग रन में ना वर्कर को पता चल जाएगा, इन द लॉन्ग रन वर्कर कहेगा मेरी भाई रियल इनकम जो है, जो परचेजिंग पावर है, वो तो फॉल कर गई है, मेरे साथ तो हैंड हो गया। तो वो सप्लाई ऑफ लेबर कम कर देगा, वो कहेगा या तो मेरी सैलरी उतनी इंक्रीज करो, आई एम नॉट वर्किंग। तो हम्म। इक्विलिब्रियम बी से मूव करके जी सी सर। पॉइंट पे आ जाएगा लॉन्ग रन में, और आप अपने दोबारा नेचुरल रेट पे वापस आ जाएंगे, यही जो नीचे था 5% अनएम्प्लॉयमेंट। जी। तो अब आपकी जी। फिलिप्स कर शिफ्ट हो गई है, 2 हो गई है, पहले फिलिप्स कर पाते। जी सर। क्लियर हो गया। ठीक है। जी सर, क्लियर हो अब नई गवर्नमेंट आएगी, फिर वही मनी गया। सप्लाई इंक्रीज करेगी, फिर जी। जी सर। इन्फ्लेशन हो जाएगा 4% पे, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर जाएगी हुई 2% पे। लॉन्ग रन में फिर पता चल जाएगा, अब डी से ई पे आ जाएंगे, वर्कर कहेंगे भाई हमारे साथ तो हैंड हो गया, फिलिप्स कर हम्म। फिर शिफ्ट हो जाएगी। ये फिलिप्स कर शिफ्ट क्यों हो रही है शॉर्ट रन? क्योंकि वर्कर को पता चल रहा है कि एक्चुअल प्राइस और एक्सपेक्टेड सेम हो गया है, जो वो एक्सपेक्ट कर हम्म। रहे थे अब एक्चुअल हो गई है। लॉन्ग रन में उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। तो अब आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ई है।
अब अगर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें, यू विल गेट योर लॉन्ग रन फ्लिप्स का, जो कि जी सर, वर्टिकल हो। ठीक है सर। ये बात है। अब मैं बना देता हूँ आपको, ये लेंस, ये लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व है, हम्म जो कि कहती है कि प्राइस लेवल तो इंक्रीज होगा, लेकिन हम्म अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में वही की वही रहेगी। ये सीन है। इसे इन्फ्लेशन अगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन अगमेंटेड फिलिप्स कर्व भी कहते हैं कि लॉन्ग रन में आपकी एक्सपेक्टेशन एग्जैक्ट हो जाती है, आप किसी को हम्म धोखा नहीं दे सकते। जी सर, क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक हो गया सर। हम्म। अच्छा सर, इसके आप एमसीक्यूज अभी अभी आप मुझे देंगे, या तो मैं बुक से निकाल के फिर कर लूँ? आप अभी के अभी करेंगे, अभी के अभी। शुड आई ठीक सेंड यू द स्क्रीनशॉट्स या अभी करके देंगे मुझे? सर, अभी करते हैं, स्क्रीनशॉट। वो के करते हैं, आ जाओ, चार चलो, एमसीक्यूज हैं total। जी सर, कर लेते हैं, चार। कर लेते और अच्छा आप बताओ, एक मजे की बात बताऊं। हैं। आज जी मैं सर। महानूर को कर था, मैंने कहा महानूर मेरा दिल करे मैं आज आपको ना, हम कर तो माइक्रो साइड पे थे A2 की, मैंने कहा मेरा दिल करे हम्म मैं आपको 4 करोड़ करवा दूं। कहती है चलें करा दें। 15 मिनट का हम्म लेक्चर देने के बाद यूट्यूब पर हम खोल के बैठे थे। जी सर। बिलीव मी, मैंने उसको पता वैसे चैलेंज किया, मैंने कहा ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनमें से दो तो हम्म आएंगे आएंगे। बिलीव मी, जी मुझे सर। सिर्फ एक का पता था कि एक पेपर में आया हुआ है, वो चारों के हम्म चारों आए हुए थे। अच्छा। 4 के 4 इसके अंदर मौजूद हैं, ये पहला है। इसका आंसर दें मुझे, तसल्ली से पढ़ें और मुझे 1 मिनट के बाद आंसर दें। अच्छा सर, यहाँ ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए, इंक्रीज्ड इंसेंटिव फॉर टैक्स इवेजन? मुझे ये बताएं, आदि लेट्स सपोज आप कनाडा में रहते हो और आपकी $5,000 इनकम हो, और जी आपकी सर। अगर 6,000 इनकम हो जाए या 7, तो आप हाई टैक्स ब्रैकेट में चले जाएं, और उनमें से जी ऑलमोस्ट सारी इनकम टैक्स में चली जाए, तो आप काम करोगे? नहीं सर। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट को भी माइंड में रखें, ये मैंने आपको रेफर कर पढ़ाते हुए बताया था, तो अब देखें आप कौन सा आंसर आ रहा है। ए ऑप्शन तो है ही नहीं, ए तो नहीं इमिग्रेशन का है। भी नहीं है। डी है, डी आएगा सर। हाँ जी, है, डी होगा सर। बी आंसर है। क्योंकि आप ठीक। एक्स्ट्रा आवर्स जो काम करेंगे वो तो टैक्स में जी चले जाएंगे, टैक्स इतना हाई है प्रोग्रेसिव, तो ये है। गुड। जी सर। अब आ जाए भाईजान, फिलिप्स कर्व का सिर्फ रिलेशनशिप सर्च करना है, वही जो मैं आपको बताता रहता हूँ, कि अभी जी भी बताया था कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी, बस ये जरा ढूंढ के देखें किस कंट्री में ऐसा हो रहा है। जी सर। चलें, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है इन्फ्लेशन फॉल और हम्म अनएम्प्लॉयमेंट राइज, ये तो है ही नहीं फिलिप्स कर्व। कनाडा में हो हम्म रहा है इन्फ्लेशन 2.2 से 1.9 फॉल कर रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट फॉल कर रही है, ये भी नहीं होता। हम्म जापान में इन्फ्लेशन राइज हुआ है 0.3 से 2.5 और अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हुई है। यही आंसर है, चेक कर लें, यही फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन है, यही आंसर है। गॉट इट और नॉट? हो गया सर, सेट है, सेट है, ठीक हो गया सर। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट जी फॉल करती है, बस यही सर्च करना था, और वो जापान के केस में है सर। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आओ भाई, अब इसमें लॉरेंस। मैंने एक चीज आपको नहीं पढ़ाई, एक चीज नहीं पढ़ाई, वैसे तो लॉरेंस का क्वेश्चन आ गया। वो मानूर ने भी जब ये सवाल पे कहती सर ये बात आपने नहीं बताई, वो मैंने कहा वो मैं बता दूं। ये आपकी लॉरेंस कर्व है, ये वाली। जी सर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो रेड एरिया, ये हम्म इसको कह दें ए, और नीचे वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? बी। बी। ठीक है, या मैं इसको क्या करता हूँ, एक और कलर दे देता हूँ, कोई कौन सा कलर दे देता हूँ, ग्रीन पैरेट कलर दे देता हूँ। ये पूरी ट्राइंगल है ना, ये टोटल एरिया है, इसको 100% कर दें।
ठीक है। जी तो जिनी कोफिशिएंट का जो है उसने फॉर्मूला पूछ लिया ग्राफिकल इस ग्राफ में, तो वो होता है एरिया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यानी टोटल एरिया ए डिवाइडेड जी बाय ए प्लस बी। जितना जी ए सर। बड़ा होता चला जाएगा ना, जितना ए बड़ा होता चला जाएगा, इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। बस ये जी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसने ठीक। सिर्फ पूछा है, इसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जिनी कोफिशिएंट व्हेन लॉरेंस कर्व इज एट लाइन 2। लाइन 2 पे ये जो ये वाली लाइन है अगर ये हो, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जिनी 20। कोफिशिएंट? 20 सर। जी बेटा। 20 सर। बी कैसे बनेगा? सर ए वो एफ आंसर जी बेटा। ये। आप देखे अच्छा ना, एफ जी तो अच्छा हाँ एरिया का ऊपर। नाम सर नहीं है, एफ और लेकिन जी तो आपने सर जो बताया उसमें वो नीचे सारों को ऐड नहीं करे बेसिकली। सॉरी सॉरी सॉरी, बी आंसर है। सॉरी। एफ प्लस जी, असल में इसने नेम जितने डाल दिया ना मैं ही भूल गया। एफ प्लस जी जी, यानी कि ये ए है, मेरी मेरी फार्मूले में ए हो गया ये, डिवाइडेड जी बाय सर। ए प्लस बी यानी टोटल एरिया। गुड, जबरदस्त, बेस्ट, बी आंसर। ठीक हो गया ठीक सर। है, गुड हो गया। आगे चलते हैं। सो मैथमेटिकली जितना एरिया, अब क्योंकि उसने वो दो बना दिया ना, मैं इधर इधर बनाता हूँ। अगर ये मैं जी ये बना दूं, ये एरिया इतना बड़ा ये बन गया है, तो ये बीच, तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जितना ए बड़ा होगा उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, उतना जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। जी सर। ठीक। ये है जी आपका कूजनेट कर्व, और ये यूं है। ठीक ठीक है जी। सर। यहाँ पे जी है। ये बताएं, पहली लाइन पूरी पढ़ने के बाद मुझे कुछ आपने बताना है टर्निंग पॉइंट का, जरा ये देख के बताएं कि टर्निंग पॉइंट कितने पे आ रहा है। हाँ जी। सर there is a turning point which is incoming quality। The अच्छा turning point on the Kuznets curve of for income inequality has been estimated to be, टर्निंग पॉइंट ये है ना बच्चे, कि जी पहले सर। इनइक्वालिटी राइज कर रही थी, अब इनइक्वालिटी यहाँ से फॉल कर रही है। तो जी टर्निंग सर। पॉइंट 10,500 पर हेड इनकम पे है। ठीक है। ठीक है बट सर। और कंट्री दैट हैज जीडीपी, एक ऐसी कंट्री है जो, ये उसी का टर्निंग पॉइंट है। तो जी कंट्री सर। की जो एक्चुअल पोजीशन है, करंट पोजीशन, वो 8,000 है। हम्म। वो कहाँ पे खड़ी है? 8,000 पे। ये जी। 8,000 है। टर्निंग पॉइंट हम्म। कब आना है? 10 पे आना है। ठीक है। हम्म। तो अब ये बताओ कि वो पूछ रहा है कि इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो रहा है इधर? जीडीपी आपकी इंक्रीज हो वो रही है तो अभी यहाँ वो, पे हाँ इंक्रीज हो रही है। बेटा, नहीं नहीं, इन्हीं जीडीपी तो इंक्रीज हो ही रही है। वर्टिक जी सर। वर्टिकल एक्सिस पे क्या इंक्रीज हो रहा है? इनक्वालिटी सर। जिनी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एन इंक्रीज इन द जीडीपी? नो। सर डी। एन इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा विल इंक्रीज द इनकम इनक्वालिटी। डी आंसर। ठीक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। फिर से एक छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा, पांचवा, वो भी मैंने आज मानूर को कराया, मैंने कहा यार पांच कर लो तो मजा ही आ जाए। तो वो मैं आपको अभी कराता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इधर ही किधर एक है। मैं कहता हूँ यार वो भी साथ हो जाए ना। चलो आपका, यस, 22। अब ये जो मैं कराने लगा हूं ना, ये टॉपिक कराने लगा हूं मैं आपको, एक्सेलरेटर थ्योरी। ये जी सर। मल्टीप्लायर के बाद अब ये एक छोटी सी दो लाइनों की एक्सप्लेनेशन है, आपको भूलेगी नहीं, और आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा अगर एक्सेलरेटर पे आ गया। देखिए जी सर। मल्टीप्लायर ये कहता था, हादी, मल्टीप्लायर जी सर। कहता था कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हुई तो आपकी जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये मल्टीप्लायर था, ऐसे था ना थ्योरेटिकली। एक्सेलरेटर ये कहता है हादी कि अगर जीडीपी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए ना कंट्री में, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बस उसका रिवर्स है। अच्छा। तो ये बताएं कि एक्सेलरेटर क्या कहता है? अगर जीडीपी थोड़ी सी इंक्रीज हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये बात जी क्लियर सर। होगी? अच्छा। जी सर। अब इसकी मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बता दूं, वरना मैं इतने पे इतना ही जो मैंने बताया ना कि थोड़ी सी जीडीपी इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, आपको हम्म। इससे भी आंसर मिल जाएगा इस एमसीक्यू का, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा एमसीक्यू है ना। अब इसकी मैं हम्म। थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी हम्म। ये है हादी के, हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि थोड़ी सी जीडीपी के इंक्रीज होने से ये हम्म। इन्वेस्टमेंट इतनी सारी क्यों इंक्रीज हो गई। इसके लिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक ओवन है एक कंपनी के पास जो 100 पिज्जा बनाता है एक दिन में।
ठीक है, जी चीजियस का सर। पिज्जा है चलो। अब जी उसकी सर। डिमांड 110 पिज्जा की होगी है डेली, लेकिन उसके जी सर। पास ओवन क्या है, वो 100 वाला ही। ऐसा ऐसा ओवन है, एक ओवन जिसमें 100 पिज्जा हो सकते हैं। अब ये बताओ कि हम्म, वो ओवन लेगा कि नहीं लेगा इतने? सर अवन नहीं लेगा। हाँ, लेकिन ये बताओ कि उसकी कैपेसिटी तो 100 पिज्जा की है, वो 10 पिज्जा के पीछे, छोड़ो 5 पिज्जा के पीछे भी वो नया ओवन लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? क्योंकि 105 लेगा। होगी है डिमांड। किस होप जी पे सर। लेगा? किस होप पे कि कल को भाईजान 105 से 110 भी होना है, 125 भी होना है, 150 भी होना है। जी लेकिन सर। 5 की सिर्फ डिमांड इंक्रीज होने से उसने इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का ओवन नया परचेज कर दिया। ठीक तो है सर। अब कहानी समझ आ रही है एक्सेलरेटर की? एक्सेलरेटर में ये जो थोड़ी सी जीडीपी इंक्रीज हुई थी ना, इसने थोड़ी सी कंजम्पशन इंक्रीज की थी, जिसने हम्म, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। एक मशीन इतनी चीजें प्रोड्यूस करती है, एक टेबल सा बना हुआ है, तो उसको मैंने बहुत आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश की। अब इसमें से मुझे आपने सिर्फ आंसर बताना है, जो एक्सेलरेटर की सिर्फ डेफिनेशन है वो देखो कौन सी। सर आप नेशनल इनकम को जीडीपी ही कहेंगे? यस, नेशनल इनकम जीडीपी है। सर जीएनपी तो हो, नेशनल इनकम हो, जीडीपी हो, जी। सब एक ही है। जी, ये हो गया ना सर फिर तो। जी हाँ। ठीक हो गया सर। चलिए ठीक है सर, आज के लिए सर इतना फिर काफी है। 5 टॉपिक किए आपने, ये 5 अगर माइंड में बिठा लेना कसम से, कल मैं जब आऊं आप कहें सर मैंने ये देख लें डायग्राम्स बनाई हुई हैं, जी एक्सीलेटर सर। मैंने लिखा हुआ है। मैं और मैं भी मैं बना ली। एक जी, मैं एक चीज गारंटी से बता रहा हूँ, ये वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है यार, इसको तो बंद करें, स्टॉप शेयरिंग जी। एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। एक जी सर। सेकंड।